प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्रीलंका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार्ड ऑफ ऑनर से मिला पीएम मोदी को सम्मान। मित्र विभूषण पुरस्कार से किया गया सम्मानित। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने स्मार्ट पुलिस बूथ का किया उद्घाटन। एलजी ने शुभारंभ कर जनता को किया समर्पित। पुलिस आधुनिक तकनीकी पर आधारित है स्मार्ट पुलिस बूथ। रामनवमी को लेकर अयोध्या में तैयारियां तेज। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की अयोध्या पहुंचने की संभावना। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए कड़े इंतजाम। पश्चिम बंगाल के जेयू में रामनवमी मनाने की अनुमति नहीं। कुलपति की अनुपस्थिति का दिया गया हवाला। छत्तीसगढ़ के स्थानीय सामुदायिक भवन में बैठक का हुआ आयोजन। प्रभारी अमित जैन की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। बीजेपी स्थापना दिवस सहित कई मुद्दों को लेकर हुआ मंथन। खबर सहारनपुर से है, जहां आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर ने कार्यक्रम में पहुंचकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश का संविधान खतरे में है और बहुजन समाज का अस्तित्व खतरे में आ गया है। आज सहारनपुर से आपने जो अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ ये प्रोग्राम की शुरुआत की है, क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा? देखिए, जिस तरह से देश का माहौल है, चाहे उत्तर प्रदेश या देश का वो सूबा जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अन्य पार्टियों की सरकारों में भी जिस तरह संविधान पे हमले हो रहे हैं, और संविधान पे हमले का मतलब है देश के 140 करोड़ लोगों का हमला। आज बहुजन समाज का अस्तित्व तो खतरे में आ गया, क्योंकि ना नौकरी रोजगार है, ना ही संवैधानिक जो अधिकार है उनकी रक्षा हो पा रही है, और तमाम तरह से उनको कुचलने के लिए सरकार योजना बना। ऐसे समय में जो बहुजन समाज का प्रबुद्ध समाज है, उनको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी का पालन करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। ये पूरे 18 मंडलों में होगा। पूरे 18 मंडलों में वर्कर को, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो बुद्धिजीवी लोग, उनको बुला के समझाया जाएगा कि ऐसे माहौल से निपटने के लिए क्या करना है। जहां कोई भी, आप नौकरी की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप महंगाई की बात करो, आप बढ़ती हिंसा की बात करो, तो सरकार हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाती है। इससे पूरा बुनियादी मुद्दा जमीन पे चला जाता है, वो दिखाई नहीं देता। आपको भी याद होगा, पत्रकारों की हत्या भी उत्तर प्रदेश में सरेआम हो रही है, ऐलानिया हत्या हो रही है, किसान भी जो है आत्महत्या कर रहे हैं, और भर्ती जितनी आती है, कोई भर्ती ऐसी जिसमें घोटाला नहीं होता। बस मुख्यमंत्री अपनी और अपने मंत्रियों की पीठ ठोकने में व्यस्त है। जमीन की सच्चाई है कि आज लोगों के बुरे हाल है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी भाईचारा बना के उत्तर प्रदेश का, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो है इन नफरत बांटने वाली शक्तियों से लड़ा जाए, उसकी तैयारी कर रही है। हमारे जितने भी SC ST के भाजपा सरकार में मुकदमे हुए हैं, अधिकतर में फाड़ लग रही है, या कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी SC ST के मुकदमे को कंप्लेंट में ट्रीट नहीं किया जाएगा। कंप्लेंट में ट्रीट किए जा रहे हैं। हमारी पार्टी क्या किस तरह के विचार है? नहीं, हमारी पार्टी अपने काम को कर रही है। इन जनरल किसी मामले में FIR लगी हो, उसकी जानकारी हमारे सामने आएगी तो हम उस पर काम करेंगे। SC ST आयोग के जो है पास हुआ है लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, अब विपक्ष किस तरह से देख रहा है, क्या उसकी तैयारी किस तरह? देखिए, उसके खिलाफ कुछ पार्टियां कोर्ट में भी गई। मैं आपको फिर कह दूं, पार्लियामेंट से कहा गया है कि ये पार्लियामेंट द्वारा बना गया कानून है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, ये सच है कि सरकार के पास बहुमत था और लोगों को बिल कानून को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन ये स्वीकार करने के लिए अगर इसको गंभीरता से देखा जाए तो ये थोपने का काम किया है सरकार ने। जिन लोगों को लाभ देने की बात कर रहे हैं, वही लोग जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, उनके विरोध की आवाज को कुचल के आपने ये बहुमत के आधार पर लागू कराने का प्रयास किया है। हम लोग इसको लोगों को जागरूक करेंगे और इस पे जो है अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के एक नेता के साथ जो है आपकी वीडियो वायरल हो रही है, लोग उससे तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। लगाते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है। सर, राणा सांगा को लेकर भी विवाद चल रहा है देश में, उसको क्या करना? मुझे तो कोई विवाद नजर नहीं आता। विवाद कभी होते नहीं, विवाद बनाए जाते हैं। उन विवादों के जरिए कुछ दल अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं और उन विवादों के जरिए कुछ मुद्दों से ध्यान हटाया जाता है। मैं फिर आपसे कहूंगा, जो लोग जीवित हैं आज उनकी परवाह करने का समय है। जो लोग जीवित होते हुए रोटी कपड़ा मकान की बुनियादी सुविधा भी जिनको नहीं मिल रही, आज उस पर चर्चा करनी जरूरी है।
आने वाले हमारे साथी ने टोल पे जो है पत्रकारों के साथ और आम जनता के साथ जो अपमानजनक रवैया किया जा रहा है टोल कर्मी द्वारा, उसकी भी आवाज को उठाया। बढ़ती जो है स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से फीस वृद्धि और किताबें भी जगह तय करके किसी दुकान से ले ली है, ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है इस पे भी हमारे लोगों ने आवाज उठाई। और मेरा विश्वास है कि ये सब समस्या का हल तभी होगा जब जनता जागरूक हो जाएगी। हम जनता को जागरूक करने निकले और मुझे उम्मीद है कि एक नया सवेरा निकलेगा। सर, जो महाबोधि टेम्पल में आंदोलन चल रहा है, क्या चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर जाएंगे? नहीं, वहाँ हमारी टीम ऑलरेडी चली गई और हम उनके आंदोलन का समर्थन करेंगे। आने वाले उत्तर प्रदेश में एक जिला पंचायत के चुनाव है, एक प्रधानी के चुनाव है, इसमें आजाद समाज पार्टी कितने पदों पर या किस तरीके से आपने प्रत्याशी? जब समय आएगा बता देंगे, अभी तो पार्टी तैयारी कर। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। कोलंबो में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को स्वतंत्रता चौक पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और तोपों की सलामी दी गई। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जमकर विरोध किया है। माननीय न्यायालय भी संविधान का ही अंग है, संवैधानिक संस्था है, सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन लोकसभा में बहस के बाद, वोटिंग के बाद अगर जो निर्णय होता है लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, और उस मंदिर के निर्णय पर लोग प्रश्न उठाते हैं, तो वैसे लोग को उस सदन में बैठने का अधिकार है क्या? वैसे मानसिकता के लोग जो सदन में बैठकर बहस में भागीदार करते हैं, वोटिंग में हिस्सेदारी करते हैं और बाद में माननीय न्यायालय में जाकर के उस सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। आज विधायिका हो, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, संविधान में सबका अपना प्रदत्त अधिकार है और सब स्वतंत्रता के साथ अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है, लेकिन ऐसे कहीं न कहीं संकुचित मानसिकता के जो अपने हिसाब से अपनी निर्णय कराना चाहते हैं, वो विधायिका को बार बार कलंकित करते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ये संविधान विरोधी लोग हैं। रामनवमी को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर है। रामनवमी के अवसर पर लाखों की संख्या में लोग अयोध्या का रुख करते हैं। ऐसे में प्रशासन के भीड़ पर नियंत्रण रखना एक बड़ी चुनौती है, जिसके चलते पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, रामनवमी में अयोध्या जी में हमेशा से भारी संख्या में लोग आते हैं। सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए सुरक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ बाकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं सुविधाओं की, वो भी की गई हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ड्रोन कैमरे, टीजर ड्रोन के साथ साथ CCTV कैमरे और अन्य तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ भारी संख्या में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाएं की गई हैं। आवश्यकता अनुसार जो हमारी डाइवर्जन स्कीम्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाएगा और हम आश्वस्त है कि कार्यक्रम सफल होगा। दरी लगाई गई है और दरी के साथ साथ हम लोग ये भी इंश्योर करा रहे हैं जहाँ पे छाया की आवश्यकता है वो भी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ ड्रोन से आवश्यकता होगी वहाँ पर वो भी छिड़काव होता है। बस ये बहुत श्रद्धा का पर्व होता है। यहाँ पे सभी लोग जो जिस तरह से प्रशासन पुलिस के लोगों ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसमें आकर के अपनी श्रद्धा की डुबकी लगा करके यहाँ पर जाएं। और वैसे भी ये क्षेत्र गंगा जमुनी तहजीब के लिए विख्यात रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ पर ये कार्यक्रम भी जैसे पूर्व कार्यक्रम रहे अच्छी तरह संपन्न होगा। थैंक यू। दिल्ली के लोगों की समस्याओं में से एक है सड़कों के गड्ढों की समस्या, जिसकी वजह से आए दिन लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में जहां एक तरफ लोग इन गड्ढों की चपेट में आने से परेशानी का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या जो हम देखते हैं और जिसकी लोग शिकायत करते हैं वह गड्ढे हैं। दिल्ली में एक हमको सबसे बड़ी समस्या जो हमको आती है समझ में और जो लोग उसकी शिकायत करते रहते हैं वो है पॉट होल्स की, यानी कि जो सड़कों में छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं खास तौर पे बारिश के समय में, तो वो समस्या है। तो इसका समाधान के लिए हमने CRRI से और CSIR से
हमने उनके साथ में मीटिंग करी। उन्होंने एक हमको अपनी पेटेंट टेक्नोलॉजी का आज यहाँ पे ट्रायल दिया है। हम जिस कन्वेंशनल मेथड को यूज करते थे उसमें इश्यूज ये था कि अगर वो वहाँ पे गड्ढे में पानी है तो हम उसको नहीं भर पाते थे। दूसरा, बारिश में वो गड्ढा हम उसको नहीं भर पाते थे और वो टूट जाता था। मगर अभी हमने आपको तीनों जो हम लोग यूज कर रहे पहले वो भी दिखाया, जो इन्होंने दोनों ट्रायल दिए कि एक उसमें गड्ढे में पानी था, एक में पानी नहीं था। दोनों को भरने के बाद में आपने देखा बहुत ही आराम से गड्ढा भरा और वो 10 मिनट के बाद में हमने उसके ऊपर में गाड़ी भी चलाई। जब गाड़ी चली तो कोई भी डिप्रेशन नहीं था और कोई भी फैलावट नहीं थी। तो हम जो है इसके ऊपर में काम कर रहे हैं कि दिल्ली के गड्ढों को कितना जल्दी हम उसको भर सकते हैं, कौन सा मेथड हमको सस्ता पड़ेगा, सस्ते के साथ में कौन सा मेथड का हमको गारंटी मिलेगी, ताकि गड्ढा अगर टूट जाता है तो बार बार सरकार पैसा खर्च नहीं करे। तो इन्होंने अभी तक जो हमें बताया है कि इनका जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा सा चीप है, हम जिसको यूज कर रहे हैं थोड़ा सस्ता भी है और ये हमको 2.5 साल की वारंटी भी देते हैं। अगर वो गड्ढा दोबारा टूट जाता है तो ये उसको कॉम्प्लीमेंट्री उसको ठीक भी करेंगे उसको। तो ये है, ये हमने करके दिखाया। अभी इसके ऊपर में फैसला लेना बाकी है। अगर हमको ये समझ आता है, हमारे साथ में हमारे पीडब्ल्यूडी के ईएनसी भी हैं, सारे इंजीनियर्स भी हैं, उन्होंने भी देखा, उनके साथ में मीटिंग करके फिर हम उसके ऊपर में डिसीजंस लेंगे और दिल्ली के गड्ढों को जल्दी से जल्दी भरे ताकि दिल्ली गड्ढा मुक्त हो, इसके ऊपर में काम करेंगे। सर, अभी इसके और ट्रायल किए जाएंगे या अभी ये ट्रायल? एक ट्रायल ही बहुत है, क्योंकि सारे गड्ढे एक जैसे ही होते हैं तो अलग अलग ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। और जब हमको इनका काम विद वारंटी मिल रहा है तो अगर कोई टूटता है तो वही ठीक करेंगे और वो इससे सस्ता भी है जिसको हम यूज कर रहे थे। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां स्थानीय सामुदायिक भवन में बैठक का आयोजन हुआ। यह बैठक प्रभारी अमित जैन की अगुवाई में संपन्न हुई। बता दें, इस दौरान 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस मनाने से लेकर 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने तक की व्यवस्था पर चर्चा हुई। सक्रिय कार्यकर्ताओं वाला सम्मेलन करने का आवश्यकता है। पार्टी का दिशा निर्देश है 8 तारीख से 9 तारीख के बीच में अपने को सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखना है। अपने यहाँ सक्रिय कार्यकर्ताओं की लिस्ट आ गई है। जी हाँ, तो उसमें अपने यहाँ उसमें कुछ एक प्रॉब्लम भी आ रही थी जो जिला भर पर बैठक में उन्हें समाधान निकाले अपने। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने एक बयान देते हुए कहा कि हमने इस वर्ष 150 मिलियन टन का मिशन लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो जैसा आप लोगों को पता है, इस बार कांडला पोर्ट ने अपना रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिखाया है और जो हम लोगों ने मिशन टारगेट सेट किया था 150 मिलियन टन का इस साल का, तो उसको अचीव किया है और 150.16 मिलियन टन्स पे हम लोगों ने इस साल क्लोज किया है फाइनेंशियल ईयर 2425 को। पिछले साल का आप लोगों को जो फिगर था वो बता दें, वो करीब 132.5 मिलियन टन्स था। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस साल 13% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर की है, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है एज कम्पेयर टू अदर मेजर पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। बाकी मेजर पोर्ट्स जो देश के हैं वो 5 या 6% के आसपास ही उन्होंने ग्रो किया है, बट कांडला पोर्ट ने 13% की ग्रोथ रजिस्टर की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। और इसके लिए जो हमारी टीम है, जिसमें ऑफिसर्स हैं, यहाँ के जो मजदूर भाई बहन हैं और जो पोर्ट यूज़र्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स हैं, शिपिंग एजेंट्स हैं, कस्टम एजेंट्स हैं और हमारे जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये हम लोगों ने जो परफॉर्मेंस ली है ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से ली है। बड़ी बात ये है कि इसमें कोई हम लोगों ने अभी इमीडिएटली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेसिटी ऐड नहीं की, कोई मैकेनाइजेशन या ऑटोमेशन अभी नहीं हुआ था, बट जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं स्वेटिंग ऑफ एसेट्स, तो जो हमारे एसेट थे उसमें जो कैपेसिटी अभी भी अनलॉक नहीं हो रही थी, उसको हम लोगों ने अनलॉक किया है। और प्रोसेस जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो इसको प्रोसीजर्स को यूज़र फ्रेंडली बनाना, यूज़र्स की बात सुन करके जो प्रोसेस में चेंजेस करने थे वो किए गए। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी, जो अपने ऑनरेबल प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि स्पीड और स्किल, 3S की बात करते हैं, स्पीड, स्किल एंड स्केल। तो जो डिसीजन यहाँ पे लिए गए पोर्ट यूज़र्स से सजेशंस लेकर के, इनपुट्स लेकर के, उसमें स्पीड जो इम्प्लीमेंटेशन की थी वो बहुत फास्ट की, क्योंकि हम लोगों के पास समय कम था, 7 महीने बचे थे इस साल के। तो हम लोगों ने डिसीजंस बहुत फास्ट लिए, जो भी यूजर्स ने कहा उसको फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट किया, उन पे ट्रस्ट किया कि जो वो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, और उसका रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला। जो कार्गो वॉल्यूम्स ग्रो किए हैं वो मार्वलस ग्रोथ हुई है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, और जो इस देश में सबसे ज़्यादा है, जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जैसा मैंने बताया 13% से ग्रो किए हैं। तो ये तो इस साल की परफॉर्मेंस रही। अब जो नए साल में जो आज से अब जो नया वर्ष शुरू हुआ है, इसमें हम लोगों का फोकस जो है और भी जो कैपेसिटी बची हुई है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको भी अनलॉक करने की है। और उसका एक सबसे बड़ा तरीका जो समझ में आता है वो वेसल्स को बर्थिंग ऑन अराइवल की फैसिलिटी देना टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जो आइडियल सिचुएशन है कि जो वेसल आता है वो जैसे ही आता है उसको उस बर्थ पे लगा दिया जाए, जिससे कि वो वेट ना करे, डिले ना हो, वो डैमेज ना पे करे। तो ये हम लोग अब कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपने सिस्टम को इस तरह से रीअलाइन करें, रीट्यून करें कि जो वेसल्स आते हैं उनको कम से कम वेटिंग टाइम के साथ वो बर्थ मिल जाए, जिससे कि उनका ऑपरेशन शुरू हो सके। और इससे 3 चीज़ें होंगी। सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि वेसल टर्न अराउंड टाइम इम्प्रूव होगा, उससे इसी कैपेसिटी में हम लोग ज़्यादा वेसल्स ले पाएंगे। नंबर 2, उनके ऊपर क्योंकि डैमेज की कॉस्ट कम होगी, तो जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है, जो कॉस्ट ऑफ जो अल्टीमेटली कस्टमर पे लोड होती है वो कम होगी। और सप्लाई चेन की जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। उनको अगर पता होगा कि हमें ज़्यादा वेट नहीं करना है तो उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और ये पोर्ट जो है पोर्ट ऑफ प्रेफरेंस बन जाएगा इंडिया में। ये मेजर पोर्ट्स में ये दिस विल बी अ लीडर पोर्ट, जिसमें लोग खुद हो करके यहाँ कॉल करने की वो प्रेफर करेंगे। और ये इस साल का हम लोगों का ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें थोड़े बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट्स होंगे वो करे जाएंगे, जो प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट होगा वो किया जाएगा, और यूजर फ्रेंडली और बनाया जाएगा आगे। IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर स्मार्ट पुलिस बूथ पर एडिशनल SP IGI एयरपोर्ट उषा रंगनानी ने कहा, आज दिल्ली LGV सक्सेना ने स्मार्ट पुलिस बूथ का उद्घाटन किया है और इसे जनता को समर्पित किया है। आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि आज माननीय उपराज्यपाल महोदय ने स्मार्ट पुलिस बूथ का इनॉग्रेशन किया और इसे जनता को समर्पित किया है। यह स्मार्ट पुलिस बूथ अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। यहाँ पे 2 इंटरैक्टिव पैनल्स हैं जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हैं, और इसमें किसी भी यात्री नागरिक को जो भी अगर कोई समस्याएं हैं या फिर EFIR लॉन्च करनी है या लॉस्ट रिपोर्ट दर्ज करनी है, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करनी है,
तो इन यूज़र फ्रेंडली कियोस्क के थ्रू बिना किसी मैनुअल हेल्प के वो कर सकते हैं और इमीडिएटली यहीं पे ऑन द स्पॉट उनको प्रिंट आउट भी मिल जाएगा अपनी लॉस रिपोर्ट का या फिर EFIR का। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इनिशिएटिव है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया और स्मार्ट पुलिसिंग कंसेप्ट पर आधारित है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे एक फिट्स का स्क्रीन है जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम रन करता है जिसमें रियल टाइम अलर्ट्स रिगार्डिंग फ्लाइट्स और टाइम टू टाइम जो और भी रियल टाइम अलर्ट्स हमको देनी है वो डिस्प्ले करी जा सकती हैं। अदर देन दिस यहाँ पे एक और इंटरेक्टिव कियोस्क है जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और इंट्यूटिव भी है। इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशनल मटेरियल है। अगर किसी भी पैसेंजर को एयरपोर्ट पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल होटल बुक करना है या कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन विजिट करना है या यहाँ पे कौन सी टैक्सी ऑपरेट करती है, कहाँ से टैक्सी बुक करी जा सकती है, लॉस्ट एंड फाउंड डेस्क कहाँ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस कियोस्क में जो इन्फॉर्मेशन मटेरियल्स हैं उसमें अवेलेबल है। और उसके साथ में सभी के साथ QR कोड्स भी हैं, उसको स्कैन करके अपने गंतव्य तक पहुँचा जा सकता है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ पे एक इमरजेंसी बटन भी है जिसमें आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, PCR को कॉल कर सकते हैं। अदर देन दिस यहाँ पे सारी हेल्पलाइंस भी डिस्प्लेड हैं और आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल की भी डिटेल्स हैं। यहाँ पे 24/7 ट्रेन स्टाफ डिप्लॉयड रहेगा जिसको सॉफ्ट स्किल्स में भी ट्रेनिंग दी गई है और किसी भी सिचुएशन में किस तरह रिस्पॉन्ड करना है इमरजेंसी सिचुएशन में वो भी इनको ट्रेनिंग दी गई है। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, फर्स्ट एड जैसी व्यवस्थाएं इसके अंदर हैं। अदर देन दिस यहाँ पे मोर देन 200 कैमरास का लाइव फीड आ रहा है जिसपे लाइव मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली चलेगी और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होने पे या फिर कोई सस्पिशियस व्यक्ति या वस्तु दिखती है तो उसमें उस सिचुएशन में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को एक्टिवेट करने की भी व्यवस्था है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट PA सिस्टम भी यहाँ पे है जिसके थ्रू हम यात्रियों को और नागरिकों को जो भी हमें अलर्ट्स जारी करने हैं या चेतावनियाँ देनी है सुरक्षा संबंधी तो वो भी हम इसके थ्रू टाइम टू टाइम कर सकते हैं। अदर देन दिस यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम है और साथ में हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, वाईफाई, कंप्यूटर्स और जो भी हमारे जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे उपलब्ध हैं। क्या आने वाले समय में इस तरह के बूथ और भी लगाए जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि आज देखा गया कि इस बूथ की काफ़ी सराहना हुई है और स्मार्ट पुलिसिंग कॉन्सेप्ट में ये एक महत्वपूर्ण कदम है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अन्य टर्मिनल्स पे और दिल्ली के अन्य पुलिस स्टेशन में भी होपफुली इस तरह के कियोस्क और बूथ आएंगे। खबर पश्चिम बंगाल से है जहां JU ने कुलपति की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय परिसर में रामनवमी मनाने की अनुमति देने से कथित तौर पर इनकार कर दिया है। यूनिवर्सिटी को हमने जनरल स्टूडेंट्स ऑफ JU की तरफ से, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं, 28 मार्च मतलब पिछले फ्राइडे को हमने एक परमिशन लेटर के लिए एक लेटर जमा किया था और हमें कल मतलब एक हफ्ता बाद एक साइंड कॉपी यूनिवर्सिटी ने दिया है जहां हर एक डिपार्टमेंट का डीन ऑफ स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रार और प्रो VC ने मिलकर साइन कॉपी दिया है कि परमिशन वो ग्रांट नहीं कर सकते, उनके पास अथॉरिटी नहीं है ऑन द ग्राउंड्स कि VC का एब्सेंस है। सो दे आर साइटिंग VC's एब्सेंस एज एन एक्सक्यूज टू नॉट ग्रांट अस परमिशन। पर सिमिलरली 3 और 4 अप्रैल को VC के एब्सेंस में ही SFI का प्रोग्राम होता है, एक पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, उसमें अथॉरिटी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं देता। और कैंपस में हर एक रिलीजियस एक्टिविटीज होता है जैसे कि OAT जो ओपन एयर थिएटर है जो सिर्फ फेस्ट के लिए दिया जाता है, वहां पे इफ्तार भी होता है पर उसमें से हम में से किसी ने भी उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया क्योंकि एक रिलीजियस प्रोग्राम एक यूनिवर्सिटी में हो ही सकते हैं। तो हम भी यूनिवर्सिटी को एक इंटीमेशन दे चुके हैं, पुलिस को हमने मेल कर चुके हैं कि हम कल जादवपुर यूनिवर्सिटी में 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी करवाएंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी करवाएंगे और हमने इससे पहले भी 11 जनवरी को 2025 11 जनवरी को भी एक राम पूजा करवाए थे जहां पे 1 ईयर कंप्लीशन हुआ था। अयोध्या राम जन्मभूमि जो इनॉग्रेशन हुआ था उसका 1 ईयर कंप्लीशन में हम राम पूजा करवाए थे। वो शांतिपूर्ण रहा था, पीसफुल रहा था और हम आशा करेंगे कि जादवपुर में जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई ये चूंकि डेमोक्रेटिक स्पेस है, इसका जो एटिकेट्स है जादवपुर यूनिवर्सिटी का, जो मोरल वैल्यूज है, उससे ये लोग रिस्पेक्ट करेंगे और हमें हमारा प्रोग्राम शांतिपूर्ण तरीके से कंप्लीट करने के लिए मतलब वो भी परमिशन देंगे और वो भी कोऑपरेट करेंगे। अभी आप लोगों का क्या डिटेल्स आप लोगों ने भेजा, कितने लोग रहेंगे, क्या है? देखिए कितने लोग रहेंगे वो तो हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि हमें जो इंटेल मिला है कि कल अगर कोई
हमला हो सकता है हम पे, ठीक है, हमें वही इंटेल मिला है कि कुछ हो सकता है। तो हम अगर अभी से प्रेस मीडिया को ये बता देंगे कि कितने लोग आ रहे हैं तो वो लोग अपना वो स्ट्रेटेजी बदल सकता है। हाँ, आज तो हम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाए हैं कैंपस में, तो और डिटेल्स ये है कि हम प्रोग्राम शुरू कर देंगे 11 या 12 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। वो टेक्नोलॉजी भवन जो 3 नंबर गेट के पास है वहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। और हम आशा रखते हैं कि प्रोग्राम पीसफुली होगा। हम सिर्फ पूजा करेंगे, प्रसाद बांटेंगे और यही हमारा कर्मसूची है कल के लिए, एक धार्मिक कर्मसूची। मैं हूँ सोमसूर्य बैनर्जी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग UG 3 3rd ईयर में मैं पढ़ाई करता हूँ। जादवपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ मैं। नहीं, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ABVP या कोई भी अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बैनर में नहीं हो रहा है। ये जनरल स्टूडेंट्स ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो रहा है। जो राम भक्त, जो राष्ट्रवादी है, वो छात्रों ने मिलके ये ऑर्गेनाइज किया है। ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बैनर में नहीं हो रहा है। धन्यवाद। खबर गुजरात के वलसाड़ से है, जहां दक्षिण गुजरात बिजली कंपनी के 1.76 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित भिलाड़ उप विभागीय कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। बता दें, ये उद्घाटन राज्य के ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई ने किया। वहीं इस दौरान जिला स्वास्थ्य विभाग के लिए 71.64 लाख रुपए की लागत से 4 एम्बुलेंस प्रदान की गई। આ વિસ્તારના સૌથી વધુ લોકપ્રિય ધારાસભ્ય શ્રી રમણભાઈની આગેવાની હેઠળ આજે ઉર્જા વિભાગના વિવિધ પ્રકલ્પોનો લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું અને ખાસ કરીને ભિલાડ ખાતે ડિવિઝન ઓફિસ શરૂ કરવામાં આવી, સબ ડિવિઝન ઓફિસ શરૂ કરવામાં આવી અને સાથે સાથે 220 kV સબસ્ટેશન જે શ્રીરામમાં બનાવવામાં આવ્યું છે અને 66 kV સબસ્ટેશન દિલ્હીમાં બનાવવામાં આવ્યું છે। આ બધાનો લોકાર્પણ થયા છે અને આ વિસ્તારના લોકોને જે સૌથી મોટો ઔદ્યોગિક વિસ્તાર છે, વીજળીની જરૂરિયાત ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં સૌથી વધુ છે અને એને આવતા 10-15 વર્ષ સુધી પણ શોર્ટેજ નહીં પડે એ રીતનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એ માટે જેટલોના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી ભૂપેન્દ્ર પાંડેજી, GVCLના MD શ્રી યોગેશ ચૌધરીજી અને એસોસિએશનના પ્રમુખશ્રીઓ સૌએ આ કાર્યને વધારીને દેશના વિકાસ માટે માનનીય મોદીજી અને ગુજરાતના વિકાસ માટે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ જે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે એના માટે આભાર વ્યક્ત કરું છું। તો ખાસ કરીને સોલર એનર્જી અને ગ્રીન એનર્જીની તમે જે વાત કરી એમાં સિનારીઓ ગુજરાતનો કેવો છે, ઓવરઓલ આખા ભારતમાં કેવો છે? ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં જે અત્યારે સોલાર જે ગ્રીન એનર્જી છે એમાં સોલાર વિન્ડ બધું આવી ગયા એમાં ગુજરાત 15% સાથે નંબર 1 ઉપર છે અને 2030માં મોદીજીએ 500 ગીગાવોટ જે વીજળી રિન્યુઅલથી કરવાનું આયોજન કર્યું છે એમાં ગુજરાત 100 ગીગાવોટ આપશે, એટલે કે આપણો ફાળો 20% અને એમાં ઘણી બધી પ્રગતિ થઈ રહી છે અને લગભગ 40 ગીગાવોટ એટલે કે ખાવડા ખાતે આપણો પ્લાન આ 2 વર્ષમાં કાર્યરત થઈ જશે। એટલે આપણે ઘણા બધા આખા દેશમાં આગળ बात की जाए DGVCL की और जिस हिसाब से भिलाड़ में हमने तो नया पूरा एक सेटअप पूरा किया है, क्या कहेंगे? भिलाड़ में आज हमारे नए सब डिवीजन ऑफिस का लोकार्पण हुआ था, इसके में बहुत ही खुशी है और इससे एक अच्छी बात होगी कि जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको एक बहुत अच्छे वातावरण में काम करने का मौका मिलेगा, तो वो और अपना अच्छा काम कर पाएंगे। उसके साथ ही जो भी ग्राहक उस विस्तार से आता है उसको भी हम अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दे पाएंगे। उसमें अगर आप देखेंगे ऑफिस में एंटर करते सबसे पहले हेल्प डेस्क की फैसिलिटी रखी हुई है और उसके साथ ही उनको एक अच्छे वातावरण में आए कि जो भी समस्या उसको सुना जाए उसको तुरंत निराकरण करें, उसके लिए हमने ऑफिस का शुरुआत किया है। और इनफैक्ट एक अच्छी बात ये भी है कि अभी इस विस्तार में पिछले कुछ सालों में काफी नए ऑफिस बने जिसकी वजह से किसी भी ऑफिस में बहुत एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं है। अगर आप भिलाड़ सब डिवीजन भी देखेंगे तो उसमें 18,000 कंज्यूमर ही है, तो ज्यादा लोड नहीं है, उसकी वजह से अच्छे अच्छा काम कर पाए। और हमें जिस तरीके से आज ऑफिस के लोकार्पण के बाद हमने लोगों से फीडबैक लिया उसमें भी काफी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से हमारे कर्मचारी आगे भी अच्छा काम करें। खास करके मंत्री जी ने एक बात की और होती है और वो क्या है, किस तरह? इसमें 2 चीजें हैं। एक जो सेंट्रल में मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो हर साल एक इंटीग्रेटेड रेटिंग देता है सारी स्टेट्स की डिस्कॉम्स और उसमें गुजरात के अलावा जितने भी भारत में स्टेट हैं उन सब की सरकारी और प्राइवेट वीज वितरण कंपनी है, उन सब की एक रेटिंग होती है। उसकी रेटिंग में जो दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड है उसको भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है, पहला स्थान मिला है। A+ रेटिंग हमारी कई साल से आ रही है लेकिन इस बार हमने उस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ पावर की नहीं, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन पावर परचेजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
इन सब की जो इस साल की रैंकिंग है उसमें भी डीजीसीएल को फर्स्ट रैंक मिला है, इसका हमें बहुत ही गर्व है और ये सब हमारे कर्मचारियों के अच्छे काम की वजह से पॉसिबल है। और अगर आप एक चीज खबर हापुड़ से है, जहां उपेड़ा गांव में एक 26 साल के युवक ने अपने घर में पंखे से लटकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मामले की जानकारी मिलने पर फोरेंसिक टीम और बाबूगढ़ थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं विजय कुमार गुप्ता ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक 26 साल के युवक ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस पहुंची और तुरंत शव को पंखे से नीचे उतारा और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।